वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में बात करने वाले हैं DHFL के बारे में। इस वीडियो में हम लोग DHFL से रिलेटेड सारी जानकारी जानेंगे, उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ मैं आपको पहले बता देता हूँ। हम लोग की एक DHFL एवरीथिंग यू नीड टू नो करके एक सीरीज़ है जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हम लोग ने क्या क्या किया है, DHFL में जितने भी इवेंट्स हुए ना उन पे एक एक वीडियो बनाया और पूरा उसका एक हम लोग ने एक सीरीज़ क्रिएट कर दिया है। ठीक है, उसमें हम लोग ने सबसे पहला वीडियो बनाया था पिरामल की जो बिड के बारे में था, फिर बैंक्स को कितना मिलेगा, NCD-FD होल्डर्स का क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होगा, DHFL डीलिस्टिंग कैसे होगी, और वहीं पे DHFL की Q3 रिजल्ट और DHFL का रिजोल्यूशन प्लान जो RBI ने अप्रूव किया था। ये सारी चीज़ें आज हम लोग एक ब्रीफ में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और साथ ही में हम आपको कुछ यहाँ पे टॉप 5 खबर जो DHFL से रिलेटेड आई थी पिछले हफ्ते में या पिछले 10-15 दिन में, उसके ऊपर हमारी जानकारी देंगे और राय देंगे। साथ ही में हम लोग पूरे 5 से 7 क्वार्टर का यहाँ पे एक फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और आपको लास्ट में बताएंगे कि DHFL में आपको क्या करना चाहिए, बाय करे, सेल करे, होल्ड करे, DHFL में डीलिस्टिंग होगी या नहीं होगी, शेयर होल्डर्स का क्या होगा, पिरामल कैसे एक्वायर कर रहा है, पिरामल की यहाँ पे लीगल है या नहीं है, ये सब कैसे सारी चीज़ें होंगी और अब आगे क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आप DHFL के शेयर होल्डर्स हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आपकी जो हमारी DHFL की जो सीरीज़ है उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो आप तक पहुंच सके और आपको अपडेट्स मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा। एक चैनल है इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है फिनेंस विद शरण। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपको पर्सनल फिनेंस से रिलेटेड जितनी भी टिप्स वगैरह चाहिए वो सब यहाँ पे आपको एक जगह मिलती है। ये काफ़ी शानदार चैनल है, आप इसको जाके बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और इनके रील्स भी आप देख सकते हैं। मैं आपको एक रील दिखा सकता हूँ, जैसे आप अगर आप देखेंगे तो ये इन लोग ने एक रील डाला था, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि उस रील में क्या है। देखिए, ये बहुत ही 30 सेकंड्स का जो रील होता है ये आप देख सकते हैं। The health of companies, reading financial statements, and understanding about business plan in general, then I would encourage you to pick stocks individually because the returns on that is considerably higher. If you're someone who just wants to lay back and see his money grow at a reasonable rate, then mutual funds would be the right fit for you. So if you're someone who तो जैसा कि आपने देखा, बहुत ही शानदार 30 सेकंड्स में ये एक बहुत ही एक अच्छी पर्सनल फिनेंस की टिप देते हैं। तो इस तरीके से आप हमारा कंटेंट और यहाँ पे पर्सनल फिनेंस और स्टॉक मार्केट सब एक साथ एक जगह देख सकते हैं। तो फॉलो कीजिए आप ज़रूर फिनेंस विद शरण को और यहाँ पे जानिए DHFL और यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में हमारे चैनल के थ्रू। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो बिड अमाउंट है ये कितने रुपए का है। अगर आप देखोगे तो DHFL का जो बिड अमाउंट है उसको कितने रुपए में एक्वायर किया जा रहा है वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे DHFL के लिए जहाँ पे 90,000 करोड़ का इसका लोन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट पिरामल कितना पैसा दे रहा है वो है 34,250 करोड़ रुपए। ठीक है, उसमें से भी 14,700 करोड़ अभी देगा और बाकी जो 19,550 करोड़ रुपए वो डेफर्ड पेमेंट देगा अगले पिछले 7 से 10 साल में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 90,000 करोड़ के अगेंस्ट यहाँ पे केवल 34,250 करोड़ रुपीज़ मिल रहे हैं। ठीक है, इससे आपको समझ आ जाता होगा कि यहाँ पे बैंक्स को कितना नुकसान हो रहा है। बैंक्स को अब क्यों नुकसान हो रहा है भैया, 90,000 करोड़ का लोन दिया था DHFL को और अब कितना मिल रहा है, 34,240 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो करीबन करीबन इनको केवल 30% पैसा मिल रहा है। तो अगर आप बात करना चाहते हैं बैंक्स की रिकवरी कितनी होगी तो 30% की यहाँ पे रिकवरी होगी। इनके जो मेजर लैंडर्स है उसमें से येस बैंक वगैरह है और SBI है, PNB है, BOI है और बहुत सारे बड़े बड़े PSU बैंक्स है। ठीक है, थोड़े बहुत प्राइवेट बैंक्स भी इन्वॉल्व है। ओवरऑल इसका डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है तो बहुत सारे बैंक्स इन्वॉल्व है। बात करते हैं NCD-FD होल्डर्स के लिए। अगर 2 लाख रुपए तक की आपकी FD या NCD है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो पैसा है वो लगभग शायद 100% मिलने की उम्मीद है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आपकी NCD और FD यहाँ पे 2 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 30% पैसा मिलेगा, जस्ट लाइक यहाँ पे जो बैंक्स में मिल रहा है। ठीक है, उसी के अलावा यहाँ पे बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या होगा। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मैं हर बार बोलता आया हूँ
कि यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको ज़ीरो कर दिया जाएगा। जो आप आज भाव देख रहे हैं 15 से 20 रुपए का, ठीक है, अभी जैसे भाव चल रहा है 15 रुपए कुछ चल रहा है, ठीक है, ये 15 रुपए की जो वर्थ है ना, ये जीरो है। जिस दिन एनसीएलटी ने डीएचएफएल को यहाँ पे अप्रूव कर दिया बिड को, ठीक है, पिरामल की बिड को अप्रूव कर दिया ना, तो आपका जो शेयर है ना जीरो हो जाएगा, आपके शेयर कैंसिल हो जाएंगे और आपके जो डीमैट में जो शेयर दिख रहे हैं, मान लीजिए 100 शेयर ले रखे, तो आपके जो 100 शेयर है उसको जीरो कर दिया जाएगा और फिर आपका जो पूरा का पूरा 100% आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या लोग बाग जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो सारी चीज़ें, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जहाँ पे बैंक्स को 30% पैसा ही मिल रहा है, वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा। मतलब कंपनी का डेप्ट इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे बैंक्स को ही कुछ नहीं मिल रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। अगर बैंक्स को, एनसीडी, एफडी सबको पूरा पैसा मिल जाता तो हो सकता है पिरामल थोड़ा बहुत फंड इन्फ्यूज़ करता। अब आप पूछना चाहेंगे कि जो पिरामल पैसा लेके आ रहा है उसका क्या होगा? भैया, जो पैसा लेके आ रहा है ना, उस पैसे से तो यहाँ पे बैंक्स का लोन पे किया जाएगा, ठीक है, और जो थोड़ा बहुत पैसा कंपनी में इन्फ्यूज़ किया जाएगा उससे पिरामल अपनी 100% स्टेक होल्डिंग खरीद लेगा इस कंपनी के अंदर, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, जो अभी रिजोल्यूशन प्लान की बात बता रहा हूँ, उसमें क्या कहा गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहाँ पे जीरो कर दिया जाएगा, एग्जिस्टिंग इक्विटी को, फिर डीएचएफएल को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसको एक्वायर कर रहा है ना, वो है पीसीएचएफएल, पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, रिवर्स मर्जर होगा, पहले डीएचएफएल को यहाँ पे डीलिस्ट करेंगे, फिर डीएचएफएल यहाँ पे पीसीएचएफएल को यहाँ पे एक्वायर कर लेगा और डीएचएफएल के पास पैसा कहाँ से आएगा? पिरामल की एक एंटिटी इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो ओवरऑल क्या होगा, जैसे इसका 100% स्टेक हो जाएगा ना, तो ये डीएचएफएल को यहाँ पे डिलिस्ट कर सकते हैं सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पे कहा गया मिनिमम 90% स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स के पास होना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा डीएचएफएल को यहाँ पे डिलिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है उनको जीरो कर दिया जाएगा। अब अगर आप पूछना चाहते हैं कि ऐसा कभी हुआ है क्या, तो मैं आपको बता दूं, रुचि सोया के केस में भी ऐसा ही हुआ था, जहाँ पे 100 के बदले 1 शेयर दिया गया था, ठीक है। और अगर आपको पता हो ना, तो लक्ष्मी विलास का केस देख लीजिए। लक्ष्मी विलास बैंक का इतना डेब्ट ज्यादा था कि उनके शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं दिया गया, उसके शेयर को डीलिस्ट कर दिया गया था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे अपर सर्किट वगैरह लग रहे, तो लक्ष्मी विलास के केस में जब उसका लास्ट ट्रेडिंग हुआ था ना, तो उस दिन भी यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा था। लोगों को लगा कि यहाँ पे शेयर बच जाएंगे, हम ट्रेड करते हैं, थोड़ी बहुत कुछ यहाँ पे एक पॉजिटिव खबर आई थी, कोर्ट में केस चला गया, ये सारी चीज़ें। बट एंड में क्या हुआ, फिनेंस मिनिस्ट्री ने शाम को एक नोटिफिकेशन निकाला कि कल से यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक की ट्रेडिंग नहीं होगी। आप आज भी जाके स्क्रीन पे देख सकते हैं, मनी कंट्रोल या किसी भी ऐप पे जाके या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, लक्ष्मी विलास के शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिला था। उनके 500-700 करोड़ रुपए जो उसकी मार्केट कैप थी वो पूरी जीरो हो गई थी। और ऐसे ही बिल्कुल डीएचएफएल में अभी करीबन 500 करोड़ की मार्केट कैप है, ये बिल्कुल जीरो है, इसकी कोई वर्थ नहीं है, इसकी नेटवर्थ जीरो है, इसकी डेप्ट इतनी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ने बात करी थी डीएचएफएल की Q3 रिजल्ट के बारे में, जो कि काफ़ी ख़राब थे, ठीक है। और अभी हाल ही में एक जो अपडेट आया था थोड़े टाइम पहले, वो ये था कि डीएचएफएल की जो बिड है उसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। अब आरबीआई का अप्रूवल के बाद क्या होता है, वो होता है एनसीएलटी का अप्रूवल बाकी है। अगर ये एनसीएलटी का अप्रूवल मिल गया ना, तो फिर आप समझ लीजिए पिरामल की हो गई ये कंपनी, और आपका जो पैसा है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनका पैसा डूब जाएगा, ठीक है। अभी जो इक्विटी शेयर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ जो हो रहा है, उसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करी गई है, एक यहाँ पे अपील फाइल करी गई है। उसमें भी साफ यही बोला गया है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, वाइल पैगिंग द डीएचएफएल इक्विटी वैल्यू एट जीरो, ठीक है ना। और यहाँ पे उन्होंने एक और बात बोली गई है कि हम लोग स्टे लगवाना चाहते हैं जो डीलिस्टिंग होने वाली है। तो आप समझिए कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस बारे में अपील फाइल हो चुकी है, मतलब यहाँ पे अपील वगैरह फाइल हो रही है, और इन दोनों बातों पे तो आपको समझना चाहिए कि एक्चुअल में हो रहा है। अगर यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पे इस पे कोई रोक नहीं लगाता है, तो यहाँ पे हम लोग ये मान के चलिए कि आपका पैसा डूब जाएगा डीएचएफएल के इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। अब इसकी जो सुनवाई होगी वो अप्रैल एंड के अंदर होगी, ठीक है। उस अपील में क्या कहा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, उनने कहा गया है कि सेबी को या सेबी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन ऑफर देना चाहिए जब भी डीएचएफएल या फिर कोई भी लिस्टेड कंपनी को डीलिस्ट किया जाता है, तो जैसे वेदांता के केस में हुआ था। बट यहाँ पे डीएचएफएल के केस में नहीं हो रहा है, क्योंकि आईबीसी के प्रोविजन के मुताबिक यहाँ पे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जीरो किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह के सारे केसेस है ना, ऑर्चिड फार्मा वगैरह में भी हुए थे। उसका हम लोग ने फंडामेंटल एनालिसिस कल परसों ही किया था, जिसमें हमने बताया था कि 99% वेल्थ कैसे डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है।
अब उसके अलावा एक और क्या अपडेट है, DHFL के पास है ना बहुत सारा रियल एस्टेट लोन है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें NPS है, ठीक है। तो यहाँ पे पिरामल का ये भी प्लान है कि जब भी इसको एक्वायर कर लेगा ना तो वो DHFL के ये डेवलपर लोन्स बेच देगा। इससे किसी को फ़ायदा, और किसी हम दोनों को किसी को फ़ायदा नहीं है, इससे केवल फ़ायदा पिरामल को है और पिरामल एंटरप्राइजेस को है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो पिरामल और आगे बढ़ता जा रहा है। पिरामल ने करीबन 4050 करोड़ रुपए यहाँ पे रेस कर लिए हैं DHFL को अक्वायर करने के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे उन लोग ने पैसा भी जुटा लिया है। उसी के अलावा यहाँ पे RBI से नोट मिल गया था और अब NCLT की हियरिंग हो चुकी है। वहीं पे जो DHFL के अंदर जो नए नए फ्रॉड्स है वो रोज़ हर बार निकलते आ रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री की कोई योजना थी जिसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ है, DHFL ने कि प्रमोटर्स ने 2.6 लाख फेक होम लोन अकाउंट्स बना के यहाँ पे फंड को डाइवर्ट किया था, ठीक है। तो फंड को डाइवर्ट करने से अभी क्या प्रॉब्लम होती है, देखो अगर आप देखोगे ना तो आए दिन DHFL में कोई नया नया फ्रॉड निकल के आता है। उन फ्रॉड में सबसे एक बात कॉमन है, देखो कभी भी कोई लोन को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया जाता है। फ्रॉड कब डिक्लेयर होता है, मान लो अगर आपने लोन गलत कागज़ दिखा के लिया, गलत प्रॉपर्टी दिखा के ले लिया, ठीक है, इस तरीके से गलत तरीके से जो लोन लिया जाता है ना उसको फ्रॉड डिक्लेयर करते हैं। फ्रॉड डिक्लेयर होने पर क्या होता है, उनका जो पूरा रिजोल्यूशन है वो IBC में नहीं होता है, बैंक्स वगैरह नहीं करती है, CBI और ED वगैरह इन्वॉल्व होती है क्योंकि वो क्रिमिनल केसेस माने जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली बैंक्स को यहाँ पे पैसा मिलता है। अगर कभी भी उन फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन से, मान लीजिए अभी कपिल वाधवान के खिलाफ बहुत सारे फ्रॉड लोन्स का केस चल रहा है, ठीक है, अगर कभी भी कपिल वाधवान ने पैसा चुकाया तो नॉर्मली केस में क्या होता है कि बैंक के पास पैसा जाता है, ठीक है ना। बट अभी इस केस में क्या हो रहा है कि करीबन यहाँ पे 34 से 30 हज़ार करोड़ के लोन को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया है और इसका सारा पैसा अगर कल को कुछ रिकवर होता है तो पिरामल के पास जाएगा। मतलब ये आप सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्यों, अगर बैंक को ज्यादा मिलता ना तो आपके यहाँ पे जो शेयर की एग्जिस्टिंग नेटवर्थ है वो ज्यादा होती, बट ये सारा पैसा भी पिरामल के पास जाएगा जो कि DHFL की इक्विटी शेयर होल्डर से अभी कहीं पे भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीजों का फायदा भी यहाँ पे पिरामल को होगा। तो कल को कभी भी कोई नया फ्रॉड आता है ना तो ये एक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नेगेटिव खबर है और बैंक्स, NCD, FD इन सभी के लिए नेगेटिव खबर है, ठीक है ना। उसी के अलावा मैं बता चुका हूँ टोटल कंसिडरेशन वगैरह कितना है। अब हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। अगर आप देखोगे कंपनी की यहाँ पे जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है वो जो पहले करीबन यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था वो अब यहाँ पे नीचे आके गिर चुका है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो इनका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है वो नीचे आ चुका है और अब तो क्योंकि नेगेटिव जा चुका है क्योंकि कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं रही है। अगर आप GPM देखोगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे कंपनी का खराब रहा है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो वो तो बिल्कुल नेगेटिव जा चुका है क्योंकि नेट प्रॉफिट में कंपनी है ही नहीं। क्वार्टरली सेल्स जो है अगर आप देखोगे तो कंपनी की डिक्रीज होती जा रही है जब से कंपनी यहाँ पे ये रिजोल्यूशन और ये सारे प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पी रेशो की, तो ये कंपनी का पी रेशो है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो पी रेशो है ना वो यहाँ पे अब 0 चला गया, नेगेटिव जा चुका है। क्यों, क्योंकि कंपनी का अगर आप देखोगे TTM यानी 12 मंथ्स ट्रेलिंग जो वो होता है इनका पिछले 12 महीने का जो EPS है वो करीबन 712 लॉस में। मतलब आप जो जितना भी पैसा दे रहे हो ना DHFL को एक्वायर करने के लिए वो पिछले 12 महीने में उनने पर शेयर 720 रुपये गवाए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो DHFL में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर आप देखोगे तो इनका जो PE रेशो है वो यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है और नेगेटिव जा चुका है और EPS जो आप देखोगे वो लगभग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हिट होता जा रहा है। तो अब ये क्या प्रॉब्लम हो रही है कि EPS में यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है, आप जो भी DHFL के लिए पैसा दे रहे हैं 15-20 रुपए, तो उसमें क्या कर रही है कंपनी, हर 15-20 रुपए का अगर आप शेयर खरीदते तो पर शेयर पे कंपनी हर क्वार्टर में कम से कम 150 रुपए का नुकसान कर रही है। तो आप एक लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, आपको समझना भी पड़ेगा। अगर हम बात करें पीयर कंपैरिजन से तो मैं आपको बता दूं पीयर इसका कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसको HDFC कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि HDFC बहुत बड़ी कंपनी और बहुत अच्छी कंपनी है, उनका NPA वगैरह इतना स्ट्रांग है, उनके NPA के फिगर्स इतने कम है जिसकी कोई हद ही नहीं है। अगर आप DHFL से उसको किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, DHFL ने अभी तक अपने कोई NPA के फिगर्स भी डिस्क्लोज नहीं किए दिसंबर क्वार्टर के लिए। ये भी नहीं पता परफॉर्मा NPA कितना है, मोरेटोरियम में कितने चले गए, कितने NPA हो सकते हैं, क्या हो सकता है, कोई भी तरह की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप देखोगे बाकी सब कंपनीज में यहाँ पे एक डिसेंट इन्फॉर्मेशन आती है। तो आप देख लीजिए किसी भी तरीके से यहाँ पे जो एक ही इकलौता जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो है DHFL। तो मैं आपको क्या बोलूँगा, आप इसको छोड़ दो, जिस भाव में है ना जितना नुकसान हो रहा है छोड़ दो, ठीक है। आप HDFC में पैसा लगा लो, आपका पैसा पक्का बनेगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ,
ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिरता आ रहा है। अगर आप देखोगे सितंबर 2018 से यहाँ पे लगातार कंपनी का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ 3-3 हज़ार करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुए करते थे, इस बार 17,000 करोड़ का नुकसान झेला गया है, ठीक है ना। इंटरेस्ट कॉस्ट जो है कंपनी की वो डिक्रीज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अभी कंपनी आईबीसी में, तो कंपनी पे यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे अक्रू नहीं होता है, कोई भी इनसे इंटरेस्ट वगैरह ले नहीं सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, चलिए सीधा नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ पे 440 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, अब वो यहाँ पे डिक्रीज होके 13,000 करोड़ का नुकसान झेला है। कभी 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। बीच बीच में किसी किसी क्वार्टर में जरूर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता था, उसमें क्या होता था कि कोई एक्सेप्शनल गेन वगैरह आ गया तो उसके कारण हो सकता था। ईपीएस वगैरह यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव है। आप अगर दिसंबर का ईपीएस देखते तो 417 नेगेटिव लॉस पर शेयर है, ठीक है ना। तो ये आप समझिए। उसी के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले जो एनुअलाइज्ड फिगर है वो हम लोग ने यहाँ पे डाले हैं। एनुअलाइज्ड फिगर अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे जो क्वार्टरली सेल्स वगैरह है वो भी यहाँ पे बहुत ख़राब है और एनुअलाइज्ड सेल्स भी यहाँ पे बहुत ख़राब है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो भी कंपनी का काफ़ी ख़राब है। मार्च 20 में कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब जो पिछला साल था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और मैं आपको बता दूं जो करंट FY21 है वो और ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अभी जब यहाँ पे मार्च के फिगर जाएंगे तो आपको और भयानक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब है, ठीक है ना। तो ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल वेल अंडरस्टूड है कैसे कंपनी का यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे किसी भी तरह का रेशो वगैरह अगर आप देखना चाहते हो तो वो सभी यहाँ पे नुकसानदायक है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ आपको कंपनी की बैलेंस शीट की, तो कंपनी की जो यहाँ पे अगर आप लोन जिसकी बात करते हैं कि कितने करोड़ का लोन है, तो ये आप देख सकते हैं 90,000 करोड़ का लोन है, ठीक है। इसकी जो नेट वर्थ है वो जीरो है। नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है मैं आपको बता दूं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स को अगर आप करेंगे तो यहाँ पे नेट वर्थ आ जाएगी। तो करीबन 7,925 में से 314 अगर हम हटा दें तो करीबन 7,600 करोड़ की नेगेटिव नेट वर्थ है। मतलब इसकी जो यहाँ पे असेट्स है ना वो कम है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें, ये नेगेटिव नेट वर्थ की कंपनी है, ठीक है ना। इसलिए इसका प्राइस टू बुक रेशो, पी रेशो कुछ है ही नहीं। कैश फ्लोज अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। फिनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो नेगेटिव रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पॉजिटिव रहा है क्योंकि कंपनी ने थोड़ी बहुत अपनी एसेट्स वगैरह बेची है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी का कैश फ्लो अच्छा रहा है। ओवरऑल जो मार्च 20 के लिए कैश फ्लो था वो एक अच्छा खासा था, बट यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है। बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे करीबन इसमें 39% है और मेजर जो पब्लिक शेयर की होल्डिंग है, मतलब जो रिटेल शेयर होल्डर्स है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो जिसमें इनका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इन सब चीज़ों से, तो वो आप अपने जैसे और आप जैसे लोगों का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिटेलर्स का सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसमें नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कंपनी की क्रेडिट रेटिंग की, कंपनी की इस पर कोई भी किसी भी ब्रोकरेज हाउस की कोई भी इस पर राय नहीं है, ठीक है ना। अगर हम क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने थोड़ा फरवरी के महीने में यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग दी थी जो कि है क्रिसिल बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इनका नेगेटिव आउटलुक है उनको भी पता है कि यहाँ पे डेप्ट कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं आप लोगों को क्या करना चाहिए, हमारा टारगेट वगैरह क्या है। देखो भैया, DHFL को आप जल्द से जल्द बेच दो। क्यों? क्योंकि इसका इक्विटी तो यहाँ पे जीरो होने वाला है, ठीक है ना। सेल एज अर्ली एज यू कैन, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है ना। कैपिटल प्रोटेक्ट करना है हमें और यहाँ पे हमें कैपिटल एप्रिशिएट करने के चक्कर में हमें अपनी कैपिटल गंवानी नहीं है। मान लीजिए आज आपके पास 1,000 शेयर है, उसका भाव 15 रुपये है, आज आप बेचते हो तो 15,000 रुपये आपको मिलेंगे। मान लीजिए आपने 25 रुपये में खरीदा होगा तो आपको 10,000 का नुकसान हो रहा होगा आज, ठीक है। बट अगर कल को यहाँ पे DHFL डीलिस्ट हो जाता है तो आपको पूरा का पूरा 25,000 पैसा डूब जाएगा, जो आज 15,000 मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा और यहाँ पे ये सारा पैसा आप गवा देंगे। मेरी क्या राय रहेगी, मेरे जितने भी DHFL के पुराने वीडियोस हैं उसमें आप सब में देख सकते हैं मैंने हर बार सेल कॉल दी है और कभी भी जब भी ये शेयर 20 रुपये के ऊपर जाता है ना तो मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि 20 रुपये में अगर जाता है तो फट से बेच दीजिए, ठीक है ना। बट अभी क्या है, ये जो सारी चीज़ें ये एकदम फास्ट होती जा रही है, कभी भी NCLT का अप्रूवल वगैरह आ सकता है, तो किसी भी तरीके से आप कोई रिस्क ना लें, ठीक है। अपने DHFL के शेयर्स को निकाल दें और बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं अगर आप उनमें लगाना है, मल्टी बैगर स्टॉक्स है उनमें लगाइए। बट मेरी राय रहेगी DHFL से कम दूर रहिए क्योंकि इसमें डीलिस्टिंग हो जाएगी और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा लक्ष्मी विलास के केस में हुआ था। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है।
आज अब हम लोग ने DHFL से रिलेटेड सारी जानकारी जान ली, लगभग पूरी जानकारी हम लोग ने जान ली है। ऐसा फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग ने किया है, तो आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं और कुछ देखने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी बता चुके। किसी भी तरह का डिटेल्ड पार्ट जानना चाहते हैं, मान लीजिए NCD, FD या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उन लोग का हम लोग ने डिटेल कवरेज किया है। किसी भी फ्रॉड के रिलेटेड जानकारी जाननी है तो वो भी आप देख सकते हैं। सभी फ्रॉड्स पे हम लोग ने सेपरेट वीडियो भी बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने आज DHFL के रिलेटेड कवर करी है। पूरा इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, सारी न्यूज़ कवर कर ली, रेटिंग, ब्रोकरेज हाउसेज वगैरह जो भी था, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, नेटवर्थ, आगे क्या होने वाला है, RBI, NCLT, पिरामल वगैरह वगैरह सब चीज़ें हम लोग ने कवर कर लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी DHFL के शेयर होल्डर्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम इसी तरह की फंडामेंटल वीडियोस आपको बता सकें। और जरूर इंस्टाग्राम पे जाके फिनेंस विद शरण को फॉलो कीजिए, ताकि वो आपको पर्सनल फिनेंस की रिलेटेड टिप्स आपको दे सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।